ये एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने जाना कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, आरंभिक मानव, किस तरह के जगहों पर रहना पसंद करते थे। मतलब जहाँ पे पानी उपलब्ध होता था, जहाँ स्टोन उपलब्ध होता था और जहाँ गुफाएं रहती थी वहाँ रहना पसंद करते थे। और जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्हें जो औजार मिला है, जो भी पत्थर मिला है, उसके आधार पर उन्होंने जो पूरा पाषाण काल था उसको 3 पार्ट में बांटा, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जलवायु में जो परिवर्तन हुआ 12,000 साल पहले, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आरंभिक मानव के जीवन पे, किस तरह से उनकी जीवन शैली बदली। 12,000 साल पहले जो दुनिया का जो क्लाइमेट था उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आए। क्लाइमेट जो है वो गर्म होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही साथ इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। और इसी दौरान जो सब कंटिनेंट है, उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने लगा था, गर्मी बढ़ने लगी थी। और शायद जो महिलाएं थी, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए कलेक्ट करना, बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। और इस तरह से क्या हुआ, लोग फार्मर बने। लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों और पौधों का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और ये जो पालतू बनाने की जो प्रक्रिया है ये 12,000 साल पहले लगभग शुरू हुई थी। और पालतू होने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। बाद में धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। और ऐसे जो जानवर होते थे वो झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, हर्डर्स बने होंगे। अब एक टर्म को डिफाइन किया गया है, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट ग्रो करते हैं, पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है, घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ये जो अपनाए गए पौधे और जानवर होते हैं ये अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं और इसका कारण यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, और यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके।
ये तो पौधों के बारे में था। और उन्हीं जानवरों को भी आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ये डोमेस्टिकेशन का परिणाम है। और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया यानी कि डोमेस्टिकेशन की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। सबसे पहले इसी का खेती किया गया। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई जीवन शैली। अगर हम किसी प्लांट का जो सीड होता है उसको बोते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे ग्रो होने में, बढ़ने में टाइम लगता है। इसमें कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो उन्हें एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल था। और इन सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था। फिर कटाई के बाद अनाज का जो उपयोग होता था वो बहुत संभाल कर करना पड़ता था। इस सब के लिए उन्हें एक ही जगह पर रुकना पड़ता था। और ये जो अनाज थे इनको भोजन के रूप में भी यूज किया जाता था और बीज के लिए भी संभाल कर रखना जरूरी था ताकि आगे भी इसको उगाया जा सके। और संभाल कर जो रखना पड़ता था इसके लिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी उन्हें। मतलब बीजों को संभाल कर रखने के लिए उन्होंने स्टोर करने की बात सोची। और बहुत सारे एरिया में उन्होंने क्या किया, क्ले पॉट्स जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसके बाद वो बास्केट, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, मतलब मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियाँ बुनी और ज़मीन में गड्ढा खोदा ताकि उसको स्टोर करके रख सके। अब है जानवरों को लोग क्यों पालते थे। जानवर जब बच्चे देते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है। इसके अलावा उनसे दूध मिलता है और वे खाना के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इम्पॉर्टेंट स्रोत है। और दूध ही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, मीट भी मिलता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जानवरों का पालन जो भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इससे हमें दूध भी मिलता है और इससे मीट भी मिलता है। अब जानते हैं अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में, मतलब किसानों के बारे में और पशुपालकों के बारे में। फिर से चलते हैं जो मैप दिया हुआ था, मैप 2। इस मैप में जितने भी नीले वर्ग हैं, ब्लू स्क्वायर्स है, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो अर्ली फार्मर और हर्डर्स थे इनके एविडेंस मिले हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, कोल्डेहिवा है, महागरा है, चिरांड है, डाउजली है, डिंग है, पियमपल्ली है, उसके बाद हल्लूर है। ये सब कुछ प्लेसेस है जहाँ पर उनका साक्ष्य मिला है। ये लगभग पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, उसके बाद जो अभी का कश्मीर है वहाँ, उसके बाद ईस्ट और साउथ इंडिया, इस सब में इम्पॉर्टेंट साक्ष्य मिला हुआ है। और यह साबित करने के लिए कि ये जो साइट्स है, ये बस्तियाँ जो थी, ये किसानों और चरवाहों की थी, फार्मर्स और हर्डर्स की। इसके लिए वैज्ञानिक पौधों और जानवरों के प्रमाणों का अध्ययन करते हैं।
वैज्ञानिकों को इन जगहों पर जला हुआ अनाज का अवशेष मिला है। इन अनाजों को गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह से हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवर की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं और इन खोजों के आधार पर वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई फसलें, पौधे और जानवर मौजूद थे। अब है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब आरंभिक मानव का जीवन कैसे कैसे अस्थायी हुआ। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ पुरास्थलों पर, कुछ साइट्स पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, अभी हमने मैप में देखा था, अब कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, पिट हाउस, जिनमें की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। आर्कियोलॉजिस्ट को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, गर्मियों में घर के बाहर और ठंडों में घर के अंदर पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे साइट्स पर स्टोन टूल्स मिला है। इनमें से कई टूल्स जो है वो अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स से अलग है, डिफरेंट है, इसलिए उन्हें नियोलिथिक टूल्स कहा जाता है। मतलब पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। मॉर्टार्स और पिस्टल्स, इनका यूज ग्राइंड करने के लिए किया जाता था, ग्रेन्स और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस को। इसका यूज आज भी किया जाता है, मॉर्टार और पिस्टल्स का पीसने में। कुछ औजार जो थे वो बोन्स के भी बने होते थे। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है न्यू स्टोन टूल्स का। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इनको डेकोरेट भी किया जाता था, सजाया भी जाता था और इनका यूज फूड को स्टोर करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का, भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे और इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए कपास जैसे, कॉटन जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन जो थे ये हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया और बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब है अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। इसका लोकेशन देखते हैं मैप 2 में। ये लोकेशन है मेहरगढ़ का। अभी कुछ देर पहले हमने जाना था कि ये जितने भी ब्लू स्क्वायर्स हैं ये जो अर्लीस्ट फार्मर और हर्डर्स थे उनका साक्ष्य यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। ये जगह जो है ये बोलन पास के पास है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोरन दर्रे, इसके पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यह संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा।
अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है? यहाँ से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के स्टोरिंग के काम आते होंगे। यहाँ पर मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। यहाँ पर लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है जहाँ पर उनके साथ सामान भी मिला है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था और संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये चित्र दिया गया है, ये आदमी का कंकाल है और इसके साथ बकरी सब रखा गया है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो आरंभिक मानव जो थे वो हंटर गैदरर्स से कैसे कैसे एक अस्थाई कृषक बने। थैंक यू।